तो हे गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। एंड आपको पता ही है एग्ज़ाम है तो भाई जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर मैं आज लेके आया हूँ, फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। ओके, और मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। इसमें फोर्सेस से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, क्योंकि फोर्स होता क्या है ये आपको पता है। फोर्स कितने तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इस टॉपिक से शुरुआत करनी है आपको। तो वो है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसके लिए पढ़ने के लिए आपको ये दो टॉपिक समझ में आने चाहिए। पहले व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन। देखो मोशन यहाँ पे दो तरह के बताए गए, एक ट्रांसलेशनल मोशन जिसको लीनियर मोशन भी बोला जाता है, और एक है रोटेशनल मोशन। तो भाई अगर आपके, मैंने शॉर्टकट में लिखे हुए चीज़ें ध्यान रखना, क्विक रिवीजन है। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेंगे, किसी रिजिड बॉडी पे जो कि फ्री टू मूव है, अगर आप इस पे क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, तो होगा क्या भैया, रोकने वाला कुछ नहीं, मूव आगे कर मूव कर जाएगा, है ना। तो आपने फोर्स लगाया, फ्री टू मूव है, ये आराम से मूव कर जाएगा। लेकिन कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट जाएगा। कम ऑन, कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो अगर ऐसा मोशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट, ठीक है। तो when a force act on a rigid body which is free to move and body moves in a straight line, then this motion is known as translational motion। या आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। इसके लिए क्या करना होता है, मान लो अगर कोई बॉडी है और उसको कहीं एक पॉइंट से आपको फिक्स करना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, फिक्स या पाइवट करना पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो फिक्स करना पड़ेगा और आपको फोर्स को इस तरह से लगाना है इस बॉडी में कि बॉडी घूम जाए। मतलब देखो, ये कुछ दूरी पे लगानी पड़ेगी बॉडी पे। देखिए बॉडी पे जो फोर्स लगाओगे कुछ दूरी पे लगाओगे उस पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन पास कर दूं ऐसे, तो ये जो लाइन पास होगी उसको बोलते हैं एक्सिस, इस बॉडी की एक्सिस, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगी। कम ऑन, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसको आप कहीं से फिक्स कर दो और उस पर इस किसी सूटेबल पॉइंट से फोर्स लगाओ, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर गई, रोटेट कर गई। कम ऑन, क्या कर गई, रोटेट कर गई। तो इस मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। कम ऑन, क्या, रोटेशनल मोशन। और कैसा हुआ, अगर आप कोई बॉडी आपके पास है, आपने फिक्स एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया और सूटेबल पॉइंट पे फोर्स लगाया, देन बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग। दिस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क या मैं कहूँ मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज़ है, ठीक है। टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मैंने टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो देखो भाई क्या है टॉर्क। क्या होता है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। कम ऑन यार, समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं समझाया। तो मान लो आपके पास ये दरवाजा है, दरवाजा देखो तुमने यहाँ देखा होगा, हिंज हो रखा होता है, मतलब फिक्स्ड हो रखा होता है, ठीक है। इसी के अबाउट ये उसकी एक्सिस है, जिसके अबाउट वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। कम ऑन, क्या कर सकता है, रोटेट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लगाया जाता है उसका हत्था, जिसको हम मूव कर सकते हैं ना, ऐसे खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। और इस फोर्स की वजह से होता क्या है, ये दरवाजा ऐसे रोटेट करता है, मतलब टर्न करता है, रोटेट नहीं बोलूँगा, टर्न बोलूँगा, ठीक है। टर्न बोल दिया मैंने कि टर्न करता है वहाँ पे। तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, जो कि क्या है, देखो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी दूरी पे लगाया गया है ना, किसी डी डिस्टेंस पे, किसी डी डिस्टेंस पे एक फोर्स लगाया गया है, जिसकी वजह से डी डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डी डिस्टेंस पे एक फोर्स लगाया गया, जिसकी वजह से जो इफेक्ट मिला वो कैसा था, टर्निंग इफेक्ट था। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट मिलता है इसको टॉर्क बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। व्हाट इज टॉर्क। अब देखो इसको निकालते कैसे, देखो जिसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ मतलब टॉर्क, उसका सिंबल है। टाउ इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं टॉर्क, या एक चीज और, टॉर्क बोलो या फिर क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, सेम ही चीज है, सेम ही ढंग से निकाली जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, वो यही है, फोर्स के द्वारा जो मोमेंट क्रिएट हुआ है वो यही है, टॉर्क यही है। टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उस फोर्स के द्वारा, वो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा दूसरी बात करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई टॉर्क। अब एक बार बता यार, खुद दिमाग लगाओ। टॉर्क यार एक बार बताओ, अगर फोर्स बढ़ा दोगे, मैं ज़्यादा फोर्स लगाता तो ज़्यादा टॉर्क मिलता है ना।
अगर मैं या तो फोर्स, मैं मान लो मैं फोर्स ज़्यादा नहीं लगाता, ठीक है, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाए बस, और मुझे टॉर्क बढ़ाना है, तो टॉर्क मतलब मेरी औकात सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगाने की है बस, ये समझो, और मुझे टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो टॉर्क ना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि किस पे, फोर्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ जाएगा, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज टॉर्क। हाँ, बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट पे। खुद सोचो एसआई यूनिट क्या होगी, ये तो बच्चों वाली चीज़ है यार, तुम तो बड़े हो गए हो। देखो टॉर्क का यूनिट क्या होगी, देखो ये न्यूटन में आ गया, ये न्यूटन में, एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की, न्यूटन। डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर में, तो यानी कि यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ, सीजीएस में क्या आएगी, फोर्स को किस में लिखते हैं, डाइन में, और मीटर को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। आई थिंक समझ में आ गया ये भी। चलो अब रिलेशन की बात करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में कि कैसे हम न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, केजीएफ मीटर को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ देखते हैं। देखो न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन में तुम्हें पता होगा 10⁵ डाइन के बराबर होता है ना। मीटर क्या होता है, 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर कभी आपको 1 न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। 1 kgf मीटर, अब तुम्हें पता है 1 kgf क्या होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर, मीटर को वही रह लेते हैं। तो अगर कभी आपको कन्वर्ट करना पड़े kgf को न्यूटन मीटर में, kgf मीटर को न्यूटन मीटर में, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ये रिलेशन आपके पास, इसका यूज़ कर सकते हो। kgf सेंटीमीटर को मान लो डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो kgf बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 1 gf मतलब ग्राम फोर्स सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, 980 डाइन सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे करते हैं इसको कन्वर्ट। तो आपके पास ये रिलेशन है जिससे आप इनका यूज़ कर सकते हो कन्वर्जन में, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कन्वर्जन में काम कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करूँ मैं, टॉर्क में क्या होता है, आप देखो अगर मान लो वो टॉर्क इस तरह से लग रहा है कि वो बॉडी को ना क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आप उसे नेगेटिव ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पॉजिटिव भी ले सकते हो। मैं बुक में जो लिखा हुआ है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन ये एंटी क्लॉकवाइज अगर है, आपने टॉर्क लगाया और अगर उसका इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो भाई वो पॉजिटिव लिया जाएगा, न्यूमेरिकल में आपको दिख जाएगा अगर आप जब करोगे। हाँ, एक चीज़ और, मैथमेटिकल मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ टॉर्क की। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो टॉर्क को कि टॉर्क क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और क्या, किसका बीच का प्रोडक्ट, फोर्स एंड क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, उस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आया क्या बोला मैंने, कि मैंने बोला ये क्या है, टॉर्क होता क्या है, जैसे मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से इंज हो रखा है, तो ये आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है d, तो मैंने बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द, देखो, एंड द डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो है, इन दोनों के प्रोडक्ट को टॉर्क बोला जाता है। मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ भाई, टॉर्क जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कम ऑन, क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब तुमने सुना होगा 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, पर भैया टॉर्क को डिफाइन करने के लिए साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो आपके उसमें तो है नहीं ये सब बता रखा है, लेकिन इसमें जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे उसका डायरेक्शन निकाली जाती है। मैं फिर भी एक बता देता हूँ, यहाँ पे रूल लगाते हैं हम, राइट एंड रूल लगाते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लो एक जैसे ये है, टॉर्क को लिखते कैसे एक्चुअल में, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो जो भी वेक्टर होता है ना उसके ऊपर ना ऐसे एरो लगाते हैं, तब पता चलता है कि वेक्टर हो। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जो डिस्टेंस थी, जैसे डिस्टेंस इनटू क्रॉस एफ, ऐसा। क्रॉस का भी अपना मतलब होता है, सब 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे उसकी पोजीशन जो होती है वो भी वेक्टर फॉर्म में होती है, ठीक है। ये भी टॉर्क भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैं जैसे मान लो ये डी है
और ये क्या है F, ऐसे लिख दिया मैंने वेक्टर दोनों को, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालनी किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क, एक बात ध्यान रखना, ये टॉर्क जो होगा हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जिस प्लेन में ये दोनों लाई करेंगे ना, ये देखो नीचे वाला प्लेन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें लाई कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा टॉर्क, ध्यान रखना इस बात का बस। और निकालेंगे कैसे, D क्रॉस F। तो D से F की तरफ उंगलियों को ले जाओ, देखो D से F की तरफ राइट हैंड को ले आना, D से F की तरफ जाओ तो कहाँ दिखा रहा है थंब, ऊपर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। अगर मान लो ऐसा होता, ऐसा उल्टा कर लेते हैं, ये F था, ये D डिस्टेंस था मान लो, तो ये यहाँ से घुमाओ D क्रॉस F। अब देखो जरा D क्रॉस F, ऐसा लिखते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जैसे D क्रॉस F। ये आपको 11th क्लास में डिटेल में बताया जाता है, बट अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस। तो D क्रॉस F, D से F की तरफ जाओ, D से F की तरफ जाओ तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन देखो है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन नीचे की तरफ है, जैसे इस केस में ऊपर की तरफ थी। तो आपको बस इतना समझना है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बस इसमें डायरेक्शन हमेशा ये जो दोनों होंगे फोर्स और उसका जो डिस्टेंस होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बस इतना समझना है। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है आपको, ठीक है, वो 11th में है। आगे बढ़ते हैं, ये 11th में बताऊंगा ढंग से, टेंशन ना लो, डोंट वरी, डोंट फिकर, हैव अ स्ट्रॉन्ग जिगर। ओके, तो आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड। तो देखो भाई, दरवाजे का तो मैंने बता ही दिया, उसमें टॉर्क कैसे लगता है। ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा या फिर टर्न करेगा। तो जैसे मान लो ये फोर्स लगाया आपने और ये उसकी क्या थी, उस एक्सिस से दूरी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं हमेशा, तो ये टर्निंग इफेक्ट टॉर्क दिख रहा है, मतलब तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, यहाँ पे भी दिखता है एग्जांपल उसका, तो यहाँ पे भी है स्टीयरिंग में तुम देखो, मान लो अगर तुमने यहाँ से फोर्स लगाया तो देखेगा ये देखो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें इफेक्ट देखो, जैसे कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें एक चीज़ देखो, मैंने दो क्यों बनाए, इसमें मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा, अगर इसे चेंज कर दोगे तो इफेक्ट चेंज हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट चेंज हो जाता है। देखो इसमें क्या करा तुमने, लगाया तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यहाँ पे था ए पॉइंट पे था टर्निंग इफेक्ट, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ देखो जरा, अगर मैं यहाँ की तरफ लगा दूँ, देखो डायरेक्शन सेम है, फोर्स इसी तरफ लग रहा है, लेकिन क्या हुआ कि फोर्स मैंने इस टाइम बी पॉइंट पे लगाया, वही फोर्स मैंने यहाँ ऊपर ए पॉइंट पे लगाया था। यहाँ देखो इस टाइम में कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा इसे, तो देखो इफेक्ट चेंज हो गया, टर्निंग इफेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पैनर क्या होता है, ये नट है, नट देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ से फोर्स लगाते हैं हम, जैसे मान लो ये लगा, ऐसे लगा रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ से इसकी दूरी, तो ये देखो टॉर्क लगा रहा है। अब देखो यहाँ देखते हैं सीसॉ के एग्जांपल, देखो तो फलक्रम में क्या होता है, ऐसी बहुत एग्जांपल है। तो देखो ये फलक्रम में देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, इसका कुछ वजन होगा यहाँ पे, ऐसे ही ये भी कुछ डिस्टेंस पे इसका कुछ वजन होगा यहाँ पे, तो देख लो W1 और ये क्या हुआ W2। तो ये वाला कहाँ घुमा रहा है इसे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कहाँ घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज। देख लो इसके अबाउट, देखो इसके अबाउट होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट, यही इसी के अबाउट तो घूम हो रहे हैं ऐसे से टर्न। तो यानी कि इससे कितनी दूरी पे है ये, मान लो x दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है ये, x1 दूरी पे है। तो इसका टॉर्क क्या आएगा W1, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, W1 इंटू एक्स, और इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, W2 इंटू x1, बस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई थिंक समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल। ओके, तो अब बात करते हैं कि कपल क्या होता है। ये कपल वो कपल नहीं है जो नदी किनारे बैठे रहते हैं, वो वाला कपल नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स में कुछ और कपल है। तो देखिए क्या है कपल, क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, कपल। फिर से बोल रहा हूँ, टू इक्वल मतलब बराबर, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, देख रहे हो एक इधर को इधर को, एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज कपल, ठीक है। तो अब देखो कपल देखा कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग लाइफ में। तो देखो एक नल मैंने ढंग से नहीं बनाया, बट नल देखा ही होगा तुमने। तो तुम जब उसे घुमाते हो तो उंगलियां देख रहे हो, एक उंगली यहाँ को, थंब यहाँ को जा रहा है, उंगली यहाँ को जा रही है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो आप, एक इस तरफ लग रहा है थंब से और एक इस तरफ लग रहा है, ऐसे समझ रहे हो। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, पैरेलल फोर्सेस हो, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नोन एज कपल। अब यहाँ देखा तुमने ढक्कन घुमाया होगा कभी बॉटल का, तो एक उंगली से तो घूमेगा नहीं, दोनों करना पड़ता ना, अंगूठे और उंगलियों को, ठीक है। तो ऐसा करके ये फोर्स लगेगा, यहाँ से अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ऐसे घुमाएगा फिर उसे, ये कपल होता है, ठीक है। ये क्या है, ताले में तुमने जब चाबी डाली होगी तो चाबी भी ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे घुमाते, एक ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, मतलब एक इस तरफ लगेगा फोर्स और एक इस तरफ लगेगा फोर्स, ये भी क्या है, कपल का ही एग्जाम्पल है। जैसे स्टीयरिंग अगर आप दोनों हाथ से चलाओगे तो देख रहे हो ऐसा,
एक इस तरफ ले आ रहा है, एक इस तरफ ले आ रहा है, तो दो फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। देखो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये देखा, तो उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये थी, ठीक है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो कभी भी ऐसा हो तो वो कपल है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज कपल। इस हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल निकालो। इस कपल के द्वारा जो इफेक्ट मिला है, टर्निंग इफेक्ट, वो कैसे निकाला जा सकता, सेम तरीका है। इन दोनों में से कोई एक फोर्स लेना है, क्योंकि बराबर ही है दोनों, तो एक फोर्स लिया और उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, बस यही है कपल। ऐसे ही निकालते हैं इसे, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, ठीक है। तो देखो, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, क्या बोला कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर वो बॉडी स्टेट मतलब उसकी, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही है, जबकि उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि बॉडी में क्या करा, आपने फोर्सेस लगाए, और बॉडी मान लो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी अगर आप फोर्सेस भी लगा रहे हो, ठीक है, तो यानी कि वो इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो। अगर मान लो मोशन में है और आपने फोर्सेस लगाए लेकिन तब भी बॉडी मोशन में रही, तो यानी कि वो अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। इस चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कितने तरह के हो गए। एक क्या हो गया, स्टैटिक, एक क्या हो गया, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब आपने बहुत सारे फोर्सेस लगाए लेकिन बॉडी रेस्ट पे ही थी, मतलब अपनी जो पोजीशन उसने बनाई है रेस्ट वाली, वो रेस्ट पे ही है। आपने फोर्सेस लगाए, बॉडी चेंज नहीं, बॉडी ने मोशन नहीं करा, बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज नहीं करा, रेस्ट में ही रहा। इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बॉडी पे आप फोर्सेस लगा रहे हो और बॉडी मोशन में थी और आपने फोर्सेस लगाए, लेकिन फोर्सेस लगने के दौरान भी उस पर उसकी जो मोशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी अभी भी मोशन में है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक टेबल है जिसमें एक बुक रखी हुई है ना। तो इस बुक का कुछ वेट होगा, मैंने नीचे को एक्ट करा दिया, नीचे ही लगता है भाई, इतना तो पता होगा। अब भाई जब नीचे लगेगा तो यार क्या टेबल ऐसे ही रहेगा, टेबल क्या करेगा, टेबल भी तो फोर्स लगाएगा। अगर यही फोर्स लग रहा होता या तो भाई ये तो नीचे चले जाता। तो यानी कि अगर ये स्टैटिक रुकी हुई है, इसका मतलब है कि टेबल ने भी इस पर फोर्स लगाया। तो रिएक्शन फोर्स लगाता है, आपको पता है रिएक्शन क्या होगा, तो हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे इस बॉडी में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी अभी भी देखो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फिर भी बॉडी क्या है, स्टैटिक है। तो यानी कि कौन सी कंडीशन हुई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, ये मान लो अब ये एक फोर्स लगेगा, ये वाला एक तो वजन लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, फिर से वही केस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। मान लो मैंने इसको यहाँ से खींचा, मैंने कोई कुछ लगाया इस पर और उसको खींच दिया इस तरफ, एक फोर्स लगाया इस तरफ, और जितना ये फोर्स लगाया था, मान लो 10 न्यूटन का लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इस तरफ लगाया, तो तुम्हें क्या लगता है बॉडी मूव करेगी? नहीं, क्योंकि तुम्हें इतना तो अकल होगी कि भैया दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बता ही दिया मैंने, ये वाला और ये वाला फोर्स भी बैलेंस हो गया। तो देखो इस बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल ये अपनी रेस्ट वाली जो पोजीशन है उसको बरकरार रख रहा है, यानी कि रेस्ट में है। और तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कि ये बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इतने सारे फोर्सेस लगने के बावजूद भी। ओके, तो अब बात करते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है और लड़की है, ठीक है, रोमांटिक मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तुमने देखी होगी आशिकी 2 मूवी में सीन, ठीक है, ऐसा वाला बारिश हो रही होती है, दोनों घूम रहे होते हैं। तो हमारा मोटिव ये फिल्म का सीन से नहीं है, फिजिक्स में इस पे लगाऊंगा, ये जो रेन ड्रॉप है उस पे लगाऊंगा। तो ये रेन ड्रॉप को मैंने रखा है यहाँ पे। अब ये रेन ड्रॉप जब नीचे आती है, भाई एक थोड़ा सोचो यार, अगर जी से खींच रहा है, जी मतलब जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ तो वजन होगा ना रेन ड्रॉप का। तो सोच यार, अगर वो इतनी रफ्तार से, इसका मतलब क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में, यानी कि इतनी रफ्तार एक सेकेंड में बढ़ रही होगी नीचे आते हुए। तो सोच अगर इतनी ऐसा हो रहा होता, ऊपर से आ रही है बारिश, ठीक है, तो हर बूंद इतनी तेज रफ्तार हो जाती, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो जाती, ऑब्वियस ही बात है हमारे खोपड़े पे इतनी कस के लगती ना,
ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, इतना कस के तो लगती नहीं है कि चोटी लग जाए। तो यार यहाँ पे होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है रेन ड्रॉप में। तो ये रेन ड्रॉप जैसे मान लो ये हवा है, ठीक है, ये हवा है। अब क्या हुआ, हवा क्या होता है, एक फ्लूइड, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हो फ्लूइड के, अगर आपको पता हो कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में डाली जाती है, या हाँ जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में जाती है तो उसमें एक बॉयंट फोर्स लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, मतलब इतना समझो बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो ये रेन ड्रॉप जो है, अब देखो ये फ्लूइड, हवा एक फ्लूइड ही है, तो अब ये जब जाएगा यहाँ पे ना, ऐसे जाता है जब नीचे, तो होता क्या है कि इस पे लगता है एक अपवर्ड फोर्स जिसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, फ्लूइड के द्वारा लग रहा था, ठीक। दूसरा एक क्या होता है कि विस्कोसिटी के कारण लगेगा, विस्कोसिटी होती है हवा की, तो उसके कारण भी लगेगा, ठीक है, उसके कारण भी लगता है। तो जब ये दो फोर्सेस इसके वजन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये दोनों फोर्सेस ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ये ऊपर वाले फोर्सेस और ये एक दूसरे को जब बैलेंस कर देते हैं, मतलब अपवर्ड फोर्स और विस्कोसिटी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, एयर की विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स लग रहा है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स और क्या, एयर के विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स लगा, ये उसका वेट है। जब ये फोर्सेस क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे, मतलब ये दो फोर्स इसको बैलेंस कर देंगे इसके वेट को, तो होगा क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती है बारिश की बूंद, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरती है, उसकी स्पीड नीचे आते आते बहुत तेज नहीं हो जाती, कहीं बीच में जहाँ पे ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, देख रहे हो, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ऐसे। आई थिंक समझ में आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वो। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक केस है। दूसरा बताता हूँ, एग्जाम्पल है, सॉरी केस नहीं एग्जाम्पल, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। जैसे कोई चीज़ घूम रही हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे हाँ चलो न्यूक्लियस है मान लो, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये तुम्हें पता है। अब जब भी कोई चीज़ घूमती है तो एक फोर्स तो क्या लगता है बाहर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। v मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, मास उसका, इलेक्ट्रॉन का मास, r उसका रेडियस यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसको इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगता है इस पे। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, जो कि न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जो लगा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब ये देखो इस इलेक्ट्रॉन पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक गोलाई में घूम पाता है, ऐसे मोशन कर पा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। तो यानी कि अपने मोशन कर पा रहा है लेकिन उसमें फोर्सेस भी लगी हुई हैं। तो ऐसे ये कौन सी कंडीशन में पहुंच गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आई होप समझ में आया हो। ओके, तो बात करते हैं अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो भाई दो कंडीशन है, ध्यान रखना। ये है था, ये सिंबल है समेशन, मतलब जितने भी फोर्सेस उसमें एक्ट कर रही होंगी ना, इसका ये सिंबल एक पहले बताता हूँ, सिंबल को बोलते हैं समेशन है, समेशन। तो अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो रिजल्टेंट होंगे, जितने भी फोर्सेस होंगे, उनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट कुछ नहीं बचेगा। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट कुछ नहीं बचेगा। बस इसका मतलब यह है समेशन, मतलब बहुत सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको सम करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो समेशन है मोमेंट ऑफ फोर्सेस का, वो क्या है, जीरो। जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे वहाँ पे, चाहे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट कुछ नहीं बचेगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं बचेगा। बस क्या रहेगा, सीधा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा बस। ठीक है, तो यही है दो कंडीशन उसकी। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है डेफिनेशन, और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस दौरान क्या होता है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे उनका सम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे उन सारे का सम
वो किसके बराबर होगा, जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे उन सारे मोमेंट्स के सम के बराबर। तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तब ऐसा होता है। क्यों हुआ होगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम है वो सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के सम के बराबर हो रहा होगा। इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे बस। तो जैसे मान लो मेरे पास सीसॉ है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो वहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है सुनो। ऐसे ये बॉडी होगी तुम्हारे पास, कोई दे देगा, जैसे सीसॉ दे रखा है मैंने यहाँ पे, और ये उसका फलक्रम है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर, ऐसे ऐसे टर्न कर सकता था, ठीक है। तो फिलहाल ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कम ऑन क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है भाई, इस पर देखो 2 फोर्सेज यहाँ से लगे और एक फोर्स यहाँ से लगा, ठीक। तो इसने जो मोमेंट क्रिएट करे होंगे इन दोनों ने, वो इसने बैलेंस कर दिए होंगे। तो इन देखते हैं कौन सा मोमेंट क्रिएट करे। देखो ये इसके अबाउट घूमना है, ये है फलक्रम, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास हो रही होगी, है ना। तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहे होंगे, तो इसके अबाउट देखो कैसे घुमा रहा है, ये देखो कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला भी कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला देखो जरा, ये वाला फोर्स कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इसके अबाउट, घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरफ। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। 2 एंटी क्लॉकवाइज और एक क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बस अकॉर्डिंग, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा लो। तो देखो जरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन से हैं, जैसे F1 कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स पता है ना, ये फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर दूरी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है b, प्लस दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है F2 इंटू ए, F2 इंटू ए, देख रहे हो F2 फोर्स और इससे कितनी दूरी पे, a दूरी पे है, इज इक्वल्स टू W1, ये देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो कितना दूरी पे यहाँ पे से x। तो ये ऐसे लगाओगे कंडीशन, आप कुछ भी पूछ लेगा तुम्हें निकालने के लिए, बस करना है सॉल्व इसे। आई होप समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, तो बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो मान लो मेरे पास कोई इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो देख रहे हो, तो पूरी बॉडी यार पार्टिकल से मिलके बनी होगी, तो हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ वजन होगा। देख रहे हो मैंने बना रखा है W1 W2 W3 ये सब बना रखा है, 5-6 पार्टिकल ले रखे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो अगर मैं इन सारे पार्टिकल का वेट का सम कर दूं तो पूरी बॉडी का वेट निकल जाएगा, हाँ या ना, कम ऑन यस। तो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यार। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी बॉडी का कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट में, पूरी बॉडी का कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे पूरा वेट कंसंट्रेटेड होगा। हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं और यही बता रहे हैं कि ये वो पॉइंट होता है बॉडी का, ये वो पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट हम बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड हो गया, बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, इट इज़ अ पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। ये वो पॉइंट है बॉडी का जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करेगा, बस सिंपल सी बात है ये W। अब इसमें गौर फरमाने वाली बात है, ये मान लो मैंने G पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस G पॉइंट में देखो, इससे भी इस वाले पार्टिकल का कुछ मोमेंट होगा, ऐसे ही इस वाले पार्टिकल कुछ मोमेंट होगा, इस वाले का भी होगा, इस वाले कुछ होगा, इस वाले कुछ होगा, है ना। तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कुछ क्लॉकवाइज होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालोगे सबके, तो वो क्या आएंगे, 0 होते हैं। कम ऑन क्या होते हैं, 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोजीशन की। हर देखो पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन जो होता है हर बॉडी का अलग अलग हो सकता है, शेप पे डिपेंड करता है, अलग अलग शेप की बॉडी के लिए अलग अलग होता है। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस बॉडी का कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। तो क्या सीखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है बॉडी का जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है, बस। ओके, तो मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे लिए हैं, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है वो मैंने दिखा रखा है आपको। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये मेरे पास है सर्कुलर रिंग है मेरे पास है, ठीक है, रिंग। तो रिंग का उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये डिस्क जो है, ये देखो मेरे पास डिस्क है, ठीक है। तो इसका भी कहाँ पे आता है, सेंटर पे ही आता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आता है। कौन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। इन सब का ना डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे इसका भी इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका भी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का जो वो होता है क्या, मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ये ध्यान रखें। अब कुछ और बात करते हैं। ओके, तो एक दो और एग्जांपल मेरे पास हैं। जैसे सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके एक्सिस के ना बीच में होता है, मिड पॉइंट ऑन दी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ कहीं बीच में हुआ सिलेंडर का, ठीक। बात करते हैं, ये सॉलिड कोन है और ये है हॉलो कोन। खोखला है, ध्यान रखना, हॉलो। ये है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का क्या होता है, जैसे मान लो उसकी पूरा हाइट है, मान लो h, बेस से क्या है, बेस से h हाइट है, तो बेस से ना उसके h/4 पे, बेस से h/4 पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका सॉलिड कोन का। हॉलो कोन का क्या होता है, बेस से h/3 पे होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट है क्या चीज़, सर्कुलर मोशन है तो ठीक है, चलो ये बॉडी कोई पार्टिकल जो है, चलो हम कोई पार्टिकल है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये कोई बॉडी है वो ऐसे गोल घूम रहा है, आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें घूमती है ऐसी, ठीक है। कोई पत्थर बांध दो तुम रस्सी से, उसको घुमा लो, वो भी सर्कुलर मोशन है। तो अब है क्या सर्कुलर मोशन, तो देखो देखते हैं। तो कोई पार्टिकल मान लो घूम रहा है, ये उसका सेंटर है जिसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। तो अब अगर उसकी तुम हर पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ को है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी मान लो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। ध्यान रखना वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ, वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क, ठीक। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताना पड़ता है। और स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी मैग्नीट्यूड है स्पीड। और वेलोसिटी मैं लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी दूंगा, ठीक है। तो अब जरा इस पे अप्लाई करते हैं, मैं क्या बोला। मान लो कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, सर्कुलर मोशन कर रही थी, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ध्यान देना, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अब मैंने बोला ए पॉइंट पे, ए पॉइंट, और कैसी मूव कर रही है, ध्यान रखना, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर घूम रही है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे देखो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अगर मैं ये वाला डायरेक्शन फॉलो करूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो देखो जरा इस पॉइंट में कहाँ की तरफ दिखा रहा है, वेस्ट की तरफ। इस पॉइंट में कहाँ डायरेक्शन है, साउथ की तरफ। इस टाइम इसका है, ये वाली का है ईस्ट की तरफ, यहाँ का है नॉर्थ की तरफ। देखो हर पॉइंट में उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही तो स्पीड है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड बोलते हैं वो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है सर्कुलर मोशन में। अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप समझ में आया हो। वेलोसिटी यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है, हर पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। देखो वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। स्पीड तो खैर स्केलर है, ये तो बस मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड से मैं यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी का, जो कि स्पीड बोलते हैं जिसको, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं, ध्यान रखना। वेलोसिटी देखो ये तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। और तुमने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई बोले एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, बस यही उसका कारण है। अब और बताता हूँ, मान लो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक चीज़ ध्यान रखो, उस पर ना फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक फोर्स होगा जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, mv²/r। याद कर लो इसे, मास ऑफ द पार्टिकल जो घूम रहा होगा, या बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी से मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। आर क्या होगा, यहाँ से रेडियस, ओके। तो अब देखो ये कोई बॉडी, ये कोई सेंटर है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा।
जो इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमने में मदद कर रहा है, अदरवाइज वो तो निकल जाता है ना। अगर मैं सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो यहाँ पे जाता हूँ, निकल जाता, भार लग रहा है ना, भार को धक्का मार रहा है, तो ये फोर्स जो भार को ले आए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रख रही है, उसको बैलेंस कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तभी तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाती है। ये ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाए। ये कॉन्सेप्ट है पूरे फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको सारे बता दिए। आई होप सो।